दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन से होती है। रेलवे स्टेशन के साइड में एक डस्टबिन रखा हुआ है, कचरे का डब्बा रखा हुआ है, जहां लोग खाना खाकर अपना प्लेटें और पानी पीकर बोतल फेंका करते हैं। वहां पर एक भिखारी आता है और उस डस्टबिन से कुछ खाने को ढूंढने लगता है। बोतलें प्लेटें इधर उधर करता है, जो कुछ भी मिलता है उसे खा जाता है। बोतल खोल खोल कर उसके अंदर बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सा पानी या सॉफ्ट ड्रिंक को पीने लगता है। दोस्तों ये सब सीन वहाँ एक बेंच पर बैठा हुआ आरपीएफ का जवान देख रहा था। उससे रहा नहीं जाता है, वो एक स्टॉल पे जाता है, वहाँ एक ठंडा बोतल का पानी लेता है और लाकर उस भिखारी को दे देता है। भिखारी एक ही सांस में पूरे बोतल की पानी को पी जाता है और बड़ा सुकून महसूस करता है और हाथ सीने पर रख के अदा से उस आरपीएफ के जवान को बोलता है, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों वो आरपीएफ के जवान उसकी अंग्रेजी सुनकर और उसका बोलने का प्रोफेशनल स्टाइल सुनकर दंग हो जाता है और वो आरपीएफ के जवान उस भिखारी से बोलता है, तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो। भिखारी बोलता है, यस सर, मैंने इंग्लिश से मास्टर डिग्री की है। दोस्तों ये बात सुनकर वो आरपीएफ के जवान एक बार सोचने लगता है, कहीं ये सीआईडी का सीबीआई का आदमी तो नहीं है, कहीं कोई केस को सोल्व करने के लिए अपनी भिखारी की हालत बना रखा है। क्योंकि वो फिल्मों में कहानियों में सुना करता था कि बड़े बड़े सीआईडी सीबीआई वाले भिखारी बनकर मजदूर बनकर बड़े बड़े केस को सॉल्व कर दिया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि जब वो गौर से भिखारी को देखता है उसकी दिशा और दशा बहुत ही खराब थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे 3-4 महीने से इसे भरपेट खाना नहीं दिया गया है। पूरा शरीर सूख कर एकदम कांटा हो गया था, हड्डियाँ निकल आई थी, आंखें अंदर धंस गई थी, आंखों के साइड पे काले रेखे आ गए थे। यह देखकर वो आरपीएफ का जवान अपना विचार को दिमाग से झटक देता है और उससे पूछता है कि जब तुम इतने पढ़े लिखे हो, इंग्लिश में मास्टर डिग्री की है, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कोई अच्छा वर्क अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? दोस्तों भिखारी थोड़ा सा मुस्कुराता है, बोलता है, सर आप मेरी अगर कहानी सुनोगे तब सब समझ जाओगे। मेरी कहानी बड़ा ही दयनीय है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, सुनने के लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अब उस आरपीएफ के जवान का इंटरेस्ट इस भिखारी पर बढ़ता जा रहा था कि आखिर क्या रास्ता इस भिखारी का। वो सस्पेंस में पड़ गया था। दोस्तों उसे वो कैंटीन ले जाता है, उसे भरपेट खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद बोलता है, ठीक है मेरे पास वक्त है, तुम अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाओ। दोस्तों वो भिखारी की पूरी सस्पेंस वाली कहानी विस्तार से शुरू हो उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों हम आपके भाई आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं पूरी कहानी की ओर। दोस्तों वो भिखारी कहानी शुरुआत करता है, माय नेम इज रणवीर सिंह। तभी आरपीएफ के जवान उसे टोकता है, बोलता आप हिंदी में बताएं। तो रणवीर सिंह बोलता है कि मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के एक गाँव का ही रहने वाला हूँ। मुझे भी गाँव का नाम याद नहीं आ रहा है। मेरे पिता नहीं थे, मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मैं था। मेरी माँ टीचर थी और रिटायर हो चुकी थी। उसके पेंशन जो मिलता था उससे हमारे परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाया करता था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली थी और सरकारी नौकरी की फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। इसी बीच मेरी माता का दवाई समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी माँ रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवा लिया करती थी और दवा लेने के लिए मैं अपने शहर जाता हूँ, जो कि गाँव से 8 किलोमीटर दूर था और मुझे वहाँ कुछ पैसे भी निकालना थे एटीएम से। तो शहर जाकर एटीएम से पैसे निकालता हूँ और उसके बाद अपनी माँ के लिए दवाई लेता हूँ। दवाई लेने के बाद रणवीर बताता है कि मैं एक चौराहे पे आ गया और वहाँ गाड़ी का, ऑटो का, किसी मोटरसाइकिल का इंतज़ार करने लगा ताकि मैं अपने गाँव जा सकूँ। बहुत देर कोई भी सवारी नहीं आती है। तभी एक 4 व्हीलर वहाँ से गुजरता है। मैं उसे लिफ्ट के लिए इशारा करता हूँ। 4 व्हीलर मेरे ही सामने आके रुक जाती है और वो लोग गेट खोल देते हैं और रणवीर सिंह को अपने बगल में बैठा लेते हैं। रणवीर सिंह बोलता है, बस थोड़ा ही आगे मेरा गांव है, वहां मुझे प्लीज़ उतार दीजिएगा। लेकिन उसकी ये बात वो लोग समझ नहीं पा रहे थे और वो लोग जो बोल रहे थे उसकी भाषा रणवीर सिंह समझ नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी कुछ खाने का डब्बा निकालता है और अपने साथियों की तरफ बढ़ा देता है। तभी एक साथी उसे इशारा करता है रणवीर सिंह को देने के लिए। रणवीर सिंह को इशारे से बताते हैं कि आप भी इसमें से कुछ खा सकते हैं। रणवीर सिंह थोड़ा सा सामान लेके खा लेता है। उसके बाद रणवीर सिंह बेहोश हो जाता है। जब उसकी बेहोशी टूटती है तो रणवीर सिंह एक बाथरूम में अपने आप को कैद पाता है। बाथरूम बहुत ही गंदा और बहुत ही छोटा था। वहाँ से बहुत ही
खराब स्माइल आ रहा था, जिससे रणवीर सिंह का सांसें रुकने लगती है, दम घुटने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, दरवाज़ा को पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और बिना कुछ कहे रणवीर सिंह को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो तब तक पीटता है जब तक कि रणवीर सिंह चीखना और चिल्लाना बंद नहीं कर देता है। रणवीर सिंह उससे कुछ बातें करना चाहता था, उसे कुछ पूछना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो आदमी रणवीर की कोई बातें नहीं समझ पा रहा था और रणवीर भी उस आदमी की कोई बात नहीं समझ पा रहा था। उसे दोबारा उसी बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। अब रणवीर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ फंस गया। फिर दोस्तों थोड़ी देर के बाद वो आदमी फिर दरवाज़ा खोलता है और उसके हाथ में एक सिरिंज था और रणवीर को एक इंजेक्शन लगा देता है और रणवीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब शाम को उसकी नींद खुलती है तो देखता है वो एक रूम में बंद है। अब उसे कुछ कुछ भूख का एहसास भी होने लगा था। रणवीर फिर रूम का दरवाज़ा ठकठकाने लगता है, उसे पीटने लगता है। तभी वो आदमी आता है, फिर रणवीर की पिटाई करने लगता है। रणवीर उसे बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना दे दो, लेकिन वो लोग उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। रणवीर मार खाते जा रहा था और चीखता चिल्लाता जा रहा था। वो आदमी उसे पीटता जा रहा था। अब रणवीर को यह समझ में आने लगी थी कि जब तक वो चीखेगा चिल्लाएगा तब तक ये मारना बंद नहीं करेंगे। वो एकाएक चुप हो जाता है, वो आदमी उसे मारना बंद कर देते हैं। रणवीर अब इशारा से बताता है कि मुझे भूख लगी है। आदमी फिर उसे दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और थोड़ा सा खाना एक प्लेट में लाकर वो आदमी उसके सामने रख देता है। रणवीर जैसे तैसे करके वो खाना खा लेता है। उसके बाद फिर वो आदमी आता है, फिर एक सिरिंज लेकर आता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। अब रणवीर फिर बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन जब रणवीर की आँख खुलती है तो उसे देखता है कि एक वो बिल्डिंग में बंद है और उसे वो लोग पकड़कर बाहर निकाल रहे थे। जब बाहर का नज़ारा वो देखता है तो बहुत ही दंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी लिखा था एक अलग भाषा में लिखा हुआ था जिसे रणवीर पढ़ नहीं पाता है। और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी जिसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। सबकी हालत बड़ा ही दयनीय था, जैसे उन्हें महीनों से खाना नहीं दिया गया था या तो भरपेट खाना नहीं दिया गया था। ये देख रणवीर काफ़ी डर जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है कि मैं किस चुंगल में फंस गया। अब दोस्तों उस मजदूर की भीड़ में एक मजदूर और बढ़ गया था, वो था रणवीर सिंह। अब वो भी मजदूरी करने लगता है उनके साथ साथ। दिन भर उनसे हाड़ तोड़ की मजदूरी कराई जाती है, बहुत ही मेहनत कराया जाता है और शाम को थोड़ा सा खाना दिया जाता है। और चारों तरफ उसके आदमी गन पॉइंट पर उसको मजदूरी करा रहे थे। कोई भी भागने की कोशिश करता है तो उसकी बहुत पिटाई होती है, इसलिए कोई मजदूर वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता है। शाम होने के बाद उन्हें जैसे तैसे रूखा सूखा थोड़ा खाना दिया जाता था और खाना खा लेने के बाद सबको एक एक इंजेक्शन लगा दिया जाता था और फिर वो बेहोश हो जाते थे और सब वहाँ सो जाते थे। उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक बड़ा सा कमरा था जहाँ इन सबको भेड़ बकरी की तरह सुला दिया जाता था। ऐसे करते करते दोस्तों करीब करीब 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब रणवीर सिंह काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी मायूस हो गया था। अब उसकी सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे छीन होती जा रही थी। वो अपने आप को अब भगवान के सहारे छोड़ दिया था। अब वो समझ गया था कि अब मेरा अंत यही मजदूरी करते करते हो जाएगा। कभी मैं अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, कभी अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगा। दोस्तों ये सोचते सोचते रणवीर रोने लगता था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। एक छोटी सी गलती, कहते हैं ना घर में लोग, कभी किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए या कभी अनजान आदमी के साथ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन रणवीर ने ये गलती कर दी थी। वो अनजान आदमी से लिफ्ट ले लिया था। अब इसका खमियाजा उसे जीवन भर के लिए भुगतना था। दोस्तों काम करते वक्त रणवीर अपने साथी मजदूर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग चुप हो जाते हैं, कोई बात का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी मुंह खोलता था उसकी जम के पिटाई होती थी। अब रणवीर भी चुप रहना सीख लिया था। वो जानता था जब मुंह खोलने के बाद पिटाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों ऐसे करते करते 2 साल का वक्त बीत जाता है और रणवीर के ऊपर जो इंजेक्शन दिया जाता था अब धीरे धीरे वो इसका आदी हो चुका था और उस इंजेक्शन का असर भी रणवीर के ऊपर अब कम होने लगा था। ऐसे ही दोस्तों 2 साल के बाद एक दिन शाम को इंजेक्शन देके उसे सुला देते हैं लोग। अब वो लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब ये लोग कहीं नहीं भाग पाएंगे। और ऐसे भी बहुत ही इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, कमज़ोर हो गए थे, ये भागने के बारे में कभी सोच नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, रणवीर को इंजेक्शन दिया जाता है शाम को और सुला दिया जाता है, लेकिन आधी रात को ही रणवीर की नींद खुल जाती है, क्योंकि अब इंजेक्शन ने धीरे धीरे उसके बॉडी पर प्रभाव करना कम कर दिया था, क्योंकि लंबा वक्त से वही इंजेक्शन रणवीर ले लिया था और उसका आदी बन चुका था। जैसे ही आधी रात को उसकी नींद खुलती है, देखता है सब खराटे लेके सो रहे हैं। अब धीरे धीरे
रणबीर को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि शायद मैं भाग जाऊं, लेकिन वो डरता भी है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये जल्लाद हमें बहुत मारेंगे। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की याद आती है, अपने गांव की याद आती है। उसके अंदर एक उत्साह का संचार होता है और वो वहाँ से दबे पांव भाग निकलता है। दोस्तों, उसे कुछ नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है, किधर जाना है, किधर नहीं जा रहा है। बस वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। रणबीर काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का था, काफ़ी सिंसियर था, लेकिन जो भी बोर्ड उसे दिखाई पड़ता था एक विचित्र भाषा में लिखा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, चलते चलते उसे एक रेलवे ट्रैक मिलता है। रेलवे ट्रैक मिलते ही रणबीर वहाँ बैठ जाता है और सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि अगर सुबह हो गई और ये जल्लाद मुझे पकड़ लिए तो जिंदा ना छोड़ेंगे। रणबीर डर भी रहा था, लेकिन वो अपनी माँ से मिलने की उम्मीद में बस बेतहाशा भाग रहा था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस रेलवे ट्रैक को ही पकड़ कर चला जाए, कहीं न कहीं कोई न कोई तो स्टेशन आएगा। और दोस्तों, रणबीर उस रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने लगता है। करीब करीब 1-1.5 घंटा चलने के बाद उसे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मिलता है, लेकिन वहाँ भी उसकी भाषा समझने वाला कोई नहीं था। वो विचित्र भाषा में बात कर रहे थे। अब वो कुछ बोलना जांचना उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जानता था कि अगर कुछ बोलेंगे ये लोग समझ जाएंगे ये कहीं बाहर का है, फिर उसे पकड़कर बंदी बना लेंगे, उसे फिर मजदूरी कराएंगे या कुछ और भी काम कराएंगे। इसलिए रणबीर चुपचाप एक साइड में बैठ जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है और मन ही मन भगवान को याद करता है। तभी कुछ देर के बाद दोस्तों एक ट्रेन आती है। रणबीर बिना कुछ कहे उसमें चढ़ जाता है। अब वो अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। वो ट्रेन बहुत देर के बाद एक स्टेशन पर रुकती है। वो देखता है कि कुछ लिखा हुआ है वहाँ, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब रणबीर को थोड़ा उम्मीद होती है कि वो अपने एरिया में सही सही जगह पर जा रहा है। दोस्तों, ऐसे करके एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन, दूसरे ट्रेन से तीसरे ट्रेन, उसे कुछ नहीं मालूम वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ऐसे करते करते कई दिन भटकते भटकते भूखा प्यासा, कोई कुछ दे दिया भिखारी समझ के तो खा लिया, ऐसे ही करके डस्टबिन से कहीं कुछ मिल गया तो अपना आपको जिंदा रखा हुआ वो चलता जा रहा था। लास्ट में घूमता फिरता दोस्तों आखिर कानपुर उत्तर प्रदेश आ जाता है। जैसे वो कानपुर आता है दोस्तों उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि कानपुर शब्द उसे याद आ रहा था, उत्तर प्रदेश शब्द उसे याद था, बाकी चीज़ें वो भूल चुका था। कहाँ का रहने वाला है, कहाँ जाना है, बस उसके दिमाग में, उसके जेहन में बस उत्तर प्रदेश सिर्फ बसा हुआ था। जैसे ही वो कानपुर और ब्रैकेट में यूपी देखता है, उत्तर प्रदेश देखता है, वो बहुत खुश होता है, भगवान को शुक्रिया करता है और रेलवे स्टेशन पे आके चुपचाप बैठ जाता है खुशी खुशी कि अब वो अपने इलाके में, अपने प्रदेश में, अपनी मिट्टी में आ गया है। अब उसे कोई डर नहीं है। वो लंबी लंबी सुकून का सांस लेता है दोस्तों। उसके बाद उसे भूख लगती है। अब वो किसी से कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे एक डर सा हो गया था। बोलने का मतलब मार खाना। वो चुपचाप उठता है और डस्टबिन की तरफ बढ़ता है जहाँ लोग खा के प्लेटें फेंक रहे थे। उस डस्टबिन से खाना निकाल के खाने लगता है, पानियाँ पीने लगता है, निकाल के बोतल से चूसने लगता है। तभी आरपीएफ की जवान की नज़र पड़ती है उस पर। इसकी कहानी तो पहले आपने सुन ही चुके हैं। वो आरपीएफ की जवान जब ये पूरा कहानी सुन लेता है रणबीर सिंह से, तो उससे पूछता है कि माय डियर रणबीर, तुम्हें कुछ याद है? कुछ कोशिश करो, अपने गांव का नाम बताओ। लेकिन रणबीर बहुत जो डरता है उसे याद नहीं आता है। बोला तुम अपना मोबाइल नंबर बताओ। रणबीर बोलता है कि मेरे घर में मोबाइल नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल था जो मैं खो चुका हूँ। वो आरपीएफ जवान बोलता है कि भाई रणबीर, कोई नंबर याद करने की कोशिश करो, कोई तो नंबर होगा जो तुम्हें याद होगा, आखिर तुम्हारी पहचान कैसे होगी। रणबीर सर पकड़ के बैठ जाता है, कुछ याद करने की कोशिश करता है। बहुत जोर डालने के बाद उसे एक नंबर याद आता है। कई बार वो नंबर दोहराता है, उसके बाद वो सही नंबर बोल देता है। जब वो आरपीएफ का जवान अपने मोबाइल से वो नंबर डायल करता है तो उसका चचेरा भाई गौरव सिंह का नंबर था। जैसे ही वो बताता है कि क्या आप रणबीर सिंह को जानते हैं, तो गौरव सिंह बोलता है हाँ, वो मेरा चचेरा भाई है। उसे गुम हुए 2 साल हो गए हैं। हमने पुलिस में उसकी कंप्लेन लिखा रखी है गुमशुदगी की। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? आप कौन हैं? तो इधर से बोलता कि मैं एक आरपीएफ का जवान हूँ और एक भिखारी मुझे मिला है जो अपना नाम रणबीर सिंह बताता है। बहुत मशक्क़त करने के बाद वो सिर्फ तुम्हारी नंबर को याद रखा है, इसकी याददाश्त गुम हो गई है। फिर वो उसे फ़ोन पर बात कराता रणबीर से। दोस्तों, रणबीर से बात करने के बाद उसका भाई कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वो आरपीएफ का जवान उसे वीडियो कॉल कराता है। वीडियो कॉल करने के बाद गौरव बहुत ध्यान से उस भिखारी का चेहरा देखता है, क्योंकि दोस्तों 2 साल का अरसा हो गया था। दाढ़ी बड़े बड़े हो गए थे, बाल बड़े बड़े हो गए थे, सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया था, आंखें अंदर धंस चुकी थी। लेकिन गौरव बहुत कोशिश करने के बाद उसे पहचान लेता है और रोने लगता है। बोलता हाँ, ये मेरा भाई
रणबीर है। इधर रणबीर भी रोने लगता है। दोस्तों जैसे ही गौरव रणबीर को माँ को ये सारी जानकारी देता है कि रणबीर जिंदा है, वो मिल चुका है, उसकी माँ मारे खुशी की रोने लगती है। और जैसे ही उसके आस पड़ोस में ये पता चलता है कि रणबीर मिल गया है, दोस्तों उसके गांव के बहुत सारे लोग गाड़ी लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन आते हैं। और कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को जब ये पता चलता है, वहाँ एक मजमा सा लग जाता है, भीड़ से लग जाता है। पुलिस वाले भी आते हैं। कुछ घंटों के बाद उसका भाई गौरव, उसकी माँ, उसके गाँव वाले को लेकर वहाँ आते हैं। पुलिस में कुछ लिखा पढ़ी होती है, खाना पूर्ति होती है। उसके बाद जब साबित हो जाता है कि हाँ यही रणबीर सिंह है, उसे लेकर उसकी माँ अपने घर जाती है। उसके गांव वाले उसे देखने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं। बहुत सारा भीड़ उतरता है, अगल बगल के गांव के लोग भी आते हैं कि 2 साल पहले जो लड़का गुम हुआ था वो मिल गया है। उसके बाद उसकी हुलिया ठीक की जाती है, उसे नहलाया धुलाया जाता है, उसे अच्छे अच्छे खाना खिलाया जाता है। कुछ ही दिनों में रणबीर की धीरे धीरे याददाश्त भी वापस आने लगती है। उसके बाद दोस्तों रणबीर से गांव वाले उसे कहानी पूछा करते थे। रणबीर भी पूरे गांव वाले को अपनी दास्तान सुनाया करता था और ये भी बोलता था कि दोस्तों कभी ये गलती ना करना, कभी किसी से अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेना, कभी किसी अनजान गाड़ी में अकेले नहीं बैठना, कभी किसी का दिया हुआ नहीं खाना, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत कुछ भुगतना हो सकता है, जैसे रणबीर ने भुगता 2 साल तक। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, कैसे कैसे वो भाग निकला, नहीं तो शायद उसका अंत उसी मजदूरी करते करते हो जाता। दोस्तों इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा निकल के आती है कि अनजान लोगों से कभी भी लिफ्ट ना लें, अनजान लोगों का खाना ना खाएं। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।